9 दिसंबर 2024 सुबह के 9 बजे के आसपास बेंगलुरु पुलिस के पास एक फ़ोन कॉल आती है जिसमें सामने वाला इंसान घबराती हुई आवाज़ में ये बताता है कि यहाँ पर एक 30 से 35 साल के युवक ने अपनी जान ले ली है। इसके बाद जब पुलिस वाले उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक फंदे से एक डेड बॉडी लटक रही थी जिसके चेस्ट पर एक A4 साइज का एक पेपर चिपका हुआ था जिस पर लिखा हुआ था जस्टिस इज ड्यू। इतना ही नहीं, इस इंसान ने मरने से पहले 90 मिनट का एक वीडियो, 24 पेज का लेटर और उसके साथ साथ अपने 4 साल के बेटे व्योम के लिए एक मिस्ट्री बॉक्स भी छोड़ा था जिस पर यह लिखा हुआ था कि साल 2038 में जब उसका बेटा व्योम 18 साल का हो जाए तब उसे ये मिस्ट्री बॉक्स दे दिया जाए। ये बात सोचने मात्र से ही कितना डर लगता है कि जब 20 फरवरी 2038 को जब उसका बेटा व्योम 18 साल का होगा और जब वो अपने पिता के द्वारा दिया गया वो मिस्ट्री बॉक्स खोलेगा और जब उसे ये पता चलेगा कि उसके पिता की मौत कैसे हुई थी तो उस वक्त उसके दिल के ऊपर क्या गुजरेगी। और इन सारी चीज़ों के अलावा वो ये भी कहता है कि अगर मेरे मरने के बाद भी मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो मेरी डेड बॉडी को ना तो जलाया जाए ना ही दफनाया जाए बल्कि मेरी डेड बॉडी को उसी कोर्ट के सामने जो गटर होती है उसमें बहा दिया जाए। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिरकार ये इंसान था कौन और इसके साथ ऐसी क्या मजबूरी रही थी जिसकी वजह से उसे खुद को खत्म करना पड़ा और उसे कानून से इतनी चिढ़ क्यों थी। So my name is Sachin Arya and welcome back to another case study with me. Without wasting any time, let's dive in. The case of Atul Subhas. अतुल सुभाष बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला था और वो अपने माँ बाप का सबसे बड़ा बेटा था और वो बेंगलुरु में ही एक बहुत बड़ी कंपनी में एज ए AI इंजीनियर काम करता था। अतुल की जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी और वो अपने परिवार वालों के साथ बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन इसके बाद भी उसे एक लाइफ पार्टनर की कमी महसूस हो रही थी। इसकी वजह से उसने उसी लाइफ पार्टनर को ढूंढने के लिए शादी.com पर एक प्रोफाइल बनाई थी। फिर फाइनली साल 2018 में अतुल की मुलाकात इसी वेबसाइट पर निकिता सिंघानिया से होती है जो कि यूपी के जौनपुर की रहने वाली थी। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है, लेकिन अतुल बातचीत करने के दौरान एक चीज नोटिस करता है कि निकिता जो थी वो बहुत कम बोला करती थी या फिर कभी कभी बहुत सोच समझ कर बोला करती थी। तो इस बात से अतुल को तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अतुल बाकी लड़कियों की जैसी तो नहीं है कि एटलीस्ट शादी के बाद वो जैसे बाकी लड़कियां लड़ाई करती है वैसा तो नहीं करेगी। इस वजह से अतुल भी बहुत खुश था उसके साथ। लेकिन इस बात की सच्चाई अतुल को बाद में पता चलती है क्योंकि निकिता की माँ का कहना था कि अगर शादी के पहले लड़कियां अगर ज्यादा बोलेंगी तो शादी के टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इस वजह से लड़कियों को कम बोलना चाहिए। मेरी पत्नी बहुत ज्यादा बोलती नहीं थी फोन पर जब बात होती थी हमारी और काफी सोच समझ के जवाब देती थी, है ना। तो मैं चूंकि काफी बातें करने वाला बंदा हूँ तो मैं हमेशा सोचता था कि ये तो एक समझदारी का सूचक है, एक विजडम का मार्क है कि कोई लड़की कम बोल रही है और सोच समझ के बोल रही है तो शी इज वाइज। बट सच्चाई ये है कि जो मेरी पत्नी ने मुझे खुद बताया कि उनकी भाभियां, माँ इत्यादि लोगों ने इसे समझाया कि शादी के पहले कम बात करो नहीं तो शादी टूटने के चांसेस होते हैं। अब मुझे समझ में आता है कि ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर लड़की ज्यादा बोलेगी तो सच पता चल जाएगा शादी के पहले। बीतते समय के साथ दोनों की बातचीत गहरी होने लगी और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। इसलिए जनवरी 2019 आते आते दोनों ने शादी करने का फैसला किया और निकिता की फैमिली को भी इस शादी से कोई ऐतराज नहीं था क्योंकि
अतुल एक एआई इंजीनियर था और वो बहुत अच्छा खासा कमा लेता था और उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छी थी। और निकिता की फैमिली शादी इसलिए भी करना चाहती थी क्योंकि निकिता के पापा पिछले 10 साल से रेगुलरली एम्स में विजिट किया करते थे क्योंकि वो एक हार्ट के पेशेंट थे और उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि वो मरने से पहले अपनी बेटी की शादी देख पाए। इसलिए फाइनली अप्रैल 2019 आते आते अतुल ने निकिता से शादी कर ली। शादी के बाद भी सब कुछ सही चल रहा था। निकिता शादी के बाद भी कम बोला करती थी, बट इस बात से अतुल को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो कम क्यों बोला करती है। और शादी के बाद दोनों की फैमिलीज भी बहुत ज्यादा खुश थी। शादी के बाद अतुल हनीमून मनाने के लिए मॉरिशस जाने का प्लान बनाता है और निकिता भी वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अतुल इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि वहां जाने के बाद उसे कुछ ऐसा पता चलने वाला था जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। मॉरिशस जाने के बाद अतुल ये नोटिस करता है कि निकिता जो थी वो उससे बहुत दूर दूर रहा करती थी। वो ना तो उससे ढंग से बातें किया करती थी, ना ही उसके साथ वो कंफर्टेबल फील करती थी। और जब उस चीज का वो रीजन जानने की कोशिश करता है कि आखिर क्या बात है, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, तो वो ये बताती है कि उसको अतुल से कभी भी शादी नहीं करनी। इतना सुनने के बाद अतुल को समझ नहीं आया कि आखिर वो बोली तो बोली क्या। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती। उसे समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करे। इसके बाद वो दोनों मॉरिशस से घर वापस आते हैं, लेकिन अतुल ये सोचता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता हूँ। मैं अगर ट्राई करूँ तो शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में उसके दिल में जगह बना सकता हूँ। अब यहाँ से अतुल निकिता का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा था। उसे अपने काम से भी ज्यादा प्रायोरिटी देने लगा था। वो उसे उसके ऑफिस छोड़ने के लिए जाता, उसे ऑफिस से पिक करता, और वो भी बेंगलोर की ट्रैफिक में। आपको पता होगा कि बेंगलोर की ट्रैफिक कितनी ज्यादा भीड़ भाड़ वाली एरिया है, एंड उस ट्रैफिक में वो उसके लिए इतनी ज्यादा एफर्ट करता। और सिर्फ लाना और छोड़ना नहीं, इसके अलावा घर के कामों में भी अतुल उसका मदद किया करता था। और इस चीज के रिजल्ट भी अब उसको रियल लाइफ में दिखने लगे थे, क्योंकि अब निकिता उससे अच्छे से बात करती थी, उसके साथ कहीं भी जाने में कंफर्टेबल फील करती थी। और इन्हीं दिनों वो दोनों क्लोज आए एंड निकिता गॉट प्रेग्नेंट। और इन्हीं दिनों जब उन दोनों के रिश्ते अच्छे चल रहे थे तो निकिता की डिसिप्लिन इश्यूज की वजह से जॉब चली जाती है। और जब उसकी जॉब चली जाती है तो वो रूम पर अकेली बैठी रहती थी, उसके पास कोई काम नहीं रहता था। तो वो दिन भर या तो कोरियन ड्रामास देखा करती थी, नहीं तो अपनी माँ से दिन भर फोन कॉल पर बातें किया करती थी। और इन दिनों निकिता का अतुल बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। उसे रेगुलर चेकअप्स के लिए डॉक्टर के पास लेके जाता, उसे किसी चीज की कमी होती तो उसे पूरी करता, और उसे घर पर कोई काम ना करना पड़े इसके लिए उसने निकिता के लिए एक मेड और एक कुक भी रखा था। और इतना ही नहीं, दिसंबर 2020 में अतुल ने अपनी माँ को खास तौर पर निकिता का ख्याल रखने के लिए अपने घर बुलाया था, ताकि निकिता को कभी भी अकेलापन महसूस ना हो। और फाइनली साल 2021 में निकिता ने एक बेटे को जन्म दिया। और बेटे के पैदा होने के बाद अतुल को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब हमारे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो सारी कुछ क्लियर हो जाएगी। बट वो गलत था, क्योंकि बेटे के पैदा होने के बाद निकिता ये कहती है कि मैं इस लड़के का ख्याल नहीं रख सकती क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। और उस समय पे लड़कियां कमजोर होती हैं, बट इतनी भी नहीं कि वो इस चीज के लिए मना कर दे कि वो अपने बेटे का ख्याल ही नहीं रख सकती है। और ये जो कुछ भी हो रहा था वो उस टाइम पे हो रहा था जब इंडिया में पहली बार लॉकडाउन लगा था। एंड फर्स्ट लॉकडाउन में आपको पता है कि बेंगलुरु में कोरोना के केसेस कितने ज्यादा थे, एंड उस टाइम पे कोई भी कुक या फिर मेड का मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन इसके बाद भी अतुल ने किसी भी तरह एक लेडी को कन्विंस करके एज ए हाउस हेल्पर रखा, ताकि निकिता को कोई भी काम ना करना पड़े। जैसे जैसे समय बीतता गया, दिन प्रतिदिन निकिता की आदतें और भी ज्यादा खराब होती चली गई। वो अब सारा का सारा टाइम बेड पर सोई रहती या फिर माँ से फोन पर बातें करती रहती थी। और इसके अलावा जो भी टाइम बचता था वो कोरियन ड्रामास देखा करती थी।
और अतुल जो था वो ऑफिस का भी काम करता, घर आता तो व्योम का भी ख्याल रखता था और जो भी काम बचता था छोटे मोटे काम वो भी अतुल ही करता था। और इसके अलावा अतुल ये भी बताता है कि उसको अपने बच्चे को दूध पिलाना होता था। इसके बावजूद भी वो कई कई दिनों तक नहाती नहीं थी और ना ही अपने कपड़े को चेंज करती थी। मेरी पत्नी 4-4 5-5 दिन तक नहाती नहीं थी। तब भी जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करना है, दूध पिलाना है, तब भी साफ सफाई का कोई ख्याल नहीं। तो ये सारी चीजों को देखकर अतुल को लगा कि ये घर पे बैठे बैठे बोर हो रही है, शायद इस वजह से कुछ ऐसे बिहेव करे या फिर ऐसे रह रही है। हो सकता है कि जॉब मिलने के बाद ये फिर से बिजी हो जाए एंड देन सब कुछ ठीक हो जाए। इसलिए उसने अपनी बेबी को प्रोग्रामिंग सिखाई और कई जगहों पर इंटरव्यूज के लिए अप्लाई भी किया और उसे जॉब मिल भी जाती। लेकिन जॉब मिलने के बाद सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होने लगी क्योंकि अब निकिता अतुल से पैसे मांगना शुरू कर दी। और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं था जब वो उससे पैसे मांग रही थी। इसके पहले भी 3 लाख, 9 लाख और 4 लाख रुपए उसके फैमिली वाले उससे मांग चुके थे और उसने वो पैसे दिए भी थे। लेकिन ये सारा कुछ वो लॉकडाउन के टाइम पे हो रहा था, तो उस टाइम पे पैसे की बहुत ज्यादा कमी थी एंड इस बात को लेकर उन दोनों के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे। और इसके बाद सेकंड लॉकडाउन आता है जब निकिता की तबीयत कंटिन्यूसली खराब रहने लगी, जिसकी वजह से उसकी माँ निशा सिंघानिया बेंगलोर रहने के लिए आती है और यहाँ से अतुल की जिंदगी की बर्बादी की शुरुआत होती है। और जैसे ही उसकी माँ निशा सिंघानिया उस घर में रहने के लिए आई, कुछ दिनों के बाद से निशा अतुल से 50 लाख रुपए की मांग करने लगी क्योंकि उसे जौनपुर के मेन सिटी में एक घर लेना था। और अतुल इस बार उसे पैसे देने से साफ साफ इनकार कर देता है क्योंकि इसके पहले भी वो उसे 16 लाख रुपए दे चुका था। और इस बात को लेकर उसके घर में अक्सर झगड़े होने शुरू हो गए एंड फाइनली 17 मई 2021 को निकिता अपना सारा सामान पैक करके अपने बेटे व्योम को साथ लेकर घर छोड़कर चली जाती है। और यहाँ से जाने के बाद वो अपने बेटे के साथ दिल्ली में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर एसेंसियोर नाम की एक कंपनी में वो जॉब करना शुरू करती है। वो अपने बेटे के साथ रह रही थी। उसका पूरा परिवार जौनपुर में रह रहा था और यहाँ पर अतुल एक बार फिर से अकेला हो चुका था। अब यहाँ से हम लोग साल 2024 में चलते हैं, जहाँ पर निकिता ने अतुल के ऊपर टोटल 9 केसेस लगाए, जिसमें से दहेज, अननेचुरल सेक्स, डोमेस्टिक और मर्डर के भी केसेस थे। और इसमें से कुछ केसेस अतुल के साथ साथ उसके परिवार वालों के ऊपर भी लगाते हैं, जिसमें से उन लोगों का आरोप था कि वो लोग दहेज की मांग कर रहे थे और जब हम लोगों ने दहेज नहीं दिया तो वो लोग हमारे साथ मारपीट कर रहे थे। इन सब के बीच अतुल अपने बेटे से चाह कर भी नहीं मिल पा रहा था। जस्ट इमेजिन करो कि एक पिता अपने खुद के बच्चे से ना मिल पा रहा हो। पिछले 3 सालों में टोटल 40 बार अतुल को बेंगलोर से जौनपुर आना पड़ा था और उसके साथ साथ उसके परिवार वालों को भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे थे कोर्ट में हाजिरी देने के लिए। और जब जब अतुल कोर्ट हियरिंग के लिए आता था तब उसे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती थी और कई बार जज नहीं बैठती थी तो कई बार लॉयर्स की स्ट्राइक होती थी, जिस वजह से अतुल को खामखा परेशानी हो जाती थी। तो ये सारी चीजों को देखकर अतुल ये सोचता है कि क्यों ना इसे आपस में सेटल कर लिया जाए। तो वो जब निकिता को इस बारे में कहता है कि खामखा मुझे इतनी ज्यादा परेशानियां होती है एंड ये केस तो चलता ही रहेगा, तो क्यों ना हम दोनों आपस में मिलकर सेटल कर लेते हैं। तो वो उससे ये कहती है कि अगर तुम इस केस को सेटल करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे 1 करोड़ रुपए देने होंगे। और ये 1 करोड़ रुपए आगे चल के 3 करोड़ रुपए हो जाते हैं। अतुल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो निकिता को इतने पैसे दे पाए एंड वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि अगर आज वो इतने पैसे दे देता है तो कल के दिन और ज्यादा पैसे की वो डिमांड कर सकती है। इस वजह से वो चुपचाप खामोश हो जाता है और उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो कोर्ट हियरिंग में आता रहे। अतुल अपनी वीडियो के दौरान ये भी बताता है कि उस कोर्ट का जो पेशीकार था माधव, वो भी बहुत ज्यादा करप्ट था। जब उसने उससे डेट आगे बढ़ाने की बात कही तो उसने उसे एक फोन नंबर दिया और जब अतुल ने फोन किया तो वो ये कहता है कि तुम मुझे 3 लाख रुपए दो, मैं जज से बात कर लूंगा और मैं इस केस को सेटल भी करा दूंगा। जब ये शुरू में जज आई थी तब पेशकार ने मुझे अपना नंबर दिया था और मुझे कॉल करने को बोला था कि आप इतनी दूर से आते हो
तो आपको इतनी परेशानी होती है, हम कोशिश करेंगे कि आपको इतना दौड़ना नहीं पड़े। मैंने उसको फोन किया तो उसने, पेशकार माधव ने मुझसे 3 लाख रुपए मांगे। कहा कि हम जज से बात कर लेंगे और हम आपका केस सेटल करा देंगे। और अगर तुम्हें कोर्ट के डेट्स के बारे में मालूम नहीं है तो मैं बता दूं कि कोर्ट में डेट्स लेने के लिए कई लोगों के हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, कई लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती है, एंड देन हमें डेट्स मिलता है। ऐसा नहीं कि मतलब वहां गए और हमें डेट्स मिल गए, ऐसा नहीं होता है। और इन सारी चीजों के अलावा अतुल अपनी वीडियो में ये भी बताता है कि उस कोर्ट की जो जज थी रीता कौशिक, वो उससे ये कहती है कि देखो ये केस तो चलता ही रहेगा, ये डेट्स पर डेट्स मिलते रहेंगे, अगर तुम चाहो तो इस केस को बंद करा सकते हो, तुम मुझे 5 लाख रुपए दो, मैं इस केस को क्लोज कर दूंगी। अब यहाँ पे अतुल को समझ नहीं आ रहा था कि एक तो पहले उसकी बीवी उससे पैसे मांग रही थी, फिर दूसरा उसके परिवार वाले उससे पैसे मांग रहे थे, फिर अब पेशेकार पैसे मांग रहा था, और अब कोर्ट की जो जज थी वो भी उससे पैसे मांगना शुरू कर देती है। एक दिन हियरिंग के दौरान जब अतुल अपनी बात रखता है कि मेरी बीवी जो है वो मेरे ऊपर फॉल्स केसेस लगा रही है, तो रीता कौशिक कहती है कि तो क्या हो गया, वो तो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे ऊपर फॉल्स केसेस लगा सकती है, इतना तो चलता है। अतुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, जज ऐसा कैसे बोल सकती है। इस बात पर अतुल ये कहता है कि इस फॉल्स केसेस की वजह से साल में कई पति अपनी जान ले लेते हैं। तो इस बात पर उसकी पत्नी ये कहती है कि आखिरकार तुम क्यों नहीं मर जाते हो, तुम क्यों नहीं अपनी जान ले लेते हो। एंड यू नो व्हाट, सबसे ज्यादा डिस्कस्टिंग बात तो ये थी कि इस बात पर रीता कौशिक उसे डांटने के बजाय, उसे फटकार लगाने के बजाय इस बात पर वो हंसती है। और थोड़ी देर के बाद रीता कौशिक निकिता को बाहर भेजती है और वो अतुल से ये कहती है कि वो जानती है कि जो केसेस की बात वो कर रही है ये सारे के सारे फॉल्स हैं, पर वो अगर चाहे तो इस चीज को सेटल कर सकते हैं, और अगर वो सेटल करना चाहता है तो उसे निकिता को 5 लाख रुपए दे देने चाहिए। अब यहाँ पे अतुल पूरी तरह से परेशान हो चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था। एक तो उसके ऊपर उसकी बीवी ने इतने सारे फॉल्स केसेस लगाए, इनफैक्ट उसके ऊपर नहीं, उसके परिवार वालों के ऊपर भी, और दूसरी तरफ ये कानून अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ये कह रहा है कि क्या हो गया, बीवी ही तो है। और अब जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आपको सच में यकीन हो जाएगा कि निकिता की फैमिली को कभी भी अतुल पसंद नहीं था, बल्कि उसके पैसे पसंद थे, क्योंकि अतुल एआई इंजीनियर था और वो अच्छा खासा कमा रहा था। इस वजह से निकिता की फैमिली चाहती थी कि निकिता की शादी अतुल से हो जाए। एक दिन जब कोर्ट हियरिंग के लिए अतुल कोर्ट पहुंचता है तो वहां पर उसकी मुलाकात निशा सिंघानिया से होती है, जहां पर निशा सिंघानिया उससे ये कहती है कि तुम अभी तक जिंदा हो, तुम अभी तक मरे नहीं, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे मरने की खबर हमें मिलेगी। इस बात पर अतुल ये कहता है कि अगर मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। इस बात पर निशा सिंघानिया जवाब देती है कि अगर तुम मर भी गए तो तुम्हारी प्रॉपर्टी पर मेरी बेटी का हक होगा, क्योंकि हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर वाइफ का भी उतना ही हक होता है जितना कि हस्बैंड का। और रही बात तुम्हारे माँ बाप की, तो उन लोगों को मैं कोर्ट के चक्कर कटवाऊंगी। अब यहाँ पे अतुल पूरी तरह से हार चुका था। उसे 5 लोग कंटिन्यूअसली, पहला निकिता सिंघानिया जो कि उसकी वाइफ थी, दूसरा निकिता की मॉम निशा सिंघानिया, तीसरा जज रीता कौशिक, चौथा निकिता का भाई अनुराग सिंघानिया, और पांचवा निकिता के अंकल सुशील सिंघानिया। ये लोग सिर्फ अतुल को हरास नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे उसके खुद के बेटे से मिलने तक नहीं देते थे। अब यहाँ पर अतुल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, बिकॉज निकिता की फैमिली जो थी वो सिर्फ अतुल को ही नहीं बल्कि उसके बूढ़े माँ बाप को भी बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी। और अतुल को ऐसा लगने लगा कि शायद ये जो कुछ भी हो रहा है, उसकी फैमिली जो परेशान है या फिर निकिता की फैमिली जो परेशान कर रही है, वो सिर्फ अतुल की वजह से, वो सारा कुछ का जिम्मेदार वो खुद को ठहराने लगा। और उसे ऐसा लगने लगा कि अगर वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। लेकिन अतुल इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि अगर वो इस दुनिया को यूं ही छोड़कर चला गया तो फिर कभी भी उसके बेटे को उसकी माँ का असली चेहरा पता नहीं चलेगा, और उसके बूढ़े माँ बाप को यूं ही परेशान किया जाएगा, और ना ही उसे कभी भी इंसाफ मिलेगा। गिरफ्तारी हो गई, हमारे पोते को हम कहाँ रखे हुए हैं, कि मार दी है कि जिंदा है, वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारी यही गुहार है कि हमारा पोता हमको देखने को हमारे पास रहे, और कोई गुहार नहीं।
और इसी सब को ध्यान में रखते हुए उसने पूरे 90 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने सारा कुछ अपने ऊपर जितनी भी अपबीती थी सब कुछ उसने बताई। और इसके साथ ही उसने गूगल ड्राइव पर एक फोल्डर बनाया, जिसमें उसने वो सारी चैट्स भी लिखी जो भी उसके साथ हुआ था। और इसके साथ साथ उसने अपने बेटे के लिए एक मिस्ट्री बॉक्स भी छोड़ा, जिसमें उसने ये सारा कुछ बताया कि उसकी माँ कैसी थी या फिर उसके पिता ने क्यों, किस वजह से ये गलत कदम उठाया। और इतना सब कुछ करने के बाद अतुल ने हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ निकिता के बारे में। निकिता के बारे में अतुल ये कहता है कि निकिता कई दिनों तक नहाती नहीं थी, जबकि उसे अपने बेटे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती थी इसके बावजूद भी। और जब अतुल सोता था तो वो उसके कांख यानी कि जिसे हम लोग बगल कहते हैं, वो उसे चाटा करती थी। और इसके अलावा अतुल ये भी बताता है कि वो प्राइवेट पार्ट जो होता है उसे आई एम सॉरी टू से, बट अगर आपको जानना है देन आप उसकी फुल वीडियो देख सकते हो, बट मैं यहाँ पे नहीं कह सकता हूँ, आई एम सॉरी। जो उसकी आदत थी कि जो आपका आर्मपिट होता है, जिसको आप बगल या कांख भी बोलते हैं हिंदी में, उसे चाटना होता था वो। तो आप अगर लेटे हो तो वो उसे चाटेगी। आप सोच सकते हैं कि किसी भी आदमी को ये कितना अजीब सा गंदा लगेगा। इसके अलावा मेरी पत्नी की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी कि मैं उनके मल मूत्र के, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा। आई मीन इट्स वेरी डिस्गस्टिंग। मतलब कोई महिला ऐसा कैसे कर सकती है, ये सोच के इतना अजीब लग रहा है कि क्या ही बोलूं। मैंने इस लाइन को इसलिए कवर किया ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि अतुल को निकिता से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो जैसी भी थी उसे अपनी बीवी मान चुका था और वो बस इतना चाहता था कि निकिता बस उसके साथ खुशी खुशी रहे। वो इतनी सारी बुराइयों को एक साइड रख देता था और वो बस उसे अपनी बीवी के नजरिए से देखता था। अभी फिलहाल में निकिता की पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और जैसे ही इस केस के बारे में अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पर अपडेट कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ वापस। तब तक के लिए जय हिंद।